हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता आईएएस अकेडमी। आज हम स्पेक्ट्रम का जो हमारा लेसन चल रहा था थर्ड एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, उसका हम आज थर्ड पार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, तो इससे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पोर्तुगीज़ स्टेट के बारे में। तो जनरली तौर पे पोर्तुगीज़ को अंडर एस्टिमेट किया जाता था, क्योंकि उनको ये माना जाता था कि वो व्यापारी है, और वो व्यापारी थे भी, तो उन्हें सिर्फ व्यापारी के रूप में ही देखा जाता था, इसलिए उन्हें बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज़ ने इंडिया में ही अपना एक सेपरेट स्टेट बना लिया, जिसको हम नाम देते हैं एस्टेडो पोर्तुगीज़ द इंडिया। इसका मतलब है स्टेट ऑफ द पोर्तुगीज़ इंडिया। अब जब स्टेट बनाई तो ये हमारे जो इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही लार्जर एलिमेंट हो गया, यानी बहुत बड़ा, मतलब कह सकते पार्ट हो गया। अब हुआ क्या कि पोर्तुगीज़ ने जो हमारे इंडिया के कोस्टल पार्ट से उसको अपने अंडर में ले लिया था, उसे कैप्चर कर लिया था। और ये सब ये हुआ था जब वास्को डी गामा हमारे आए थे इंडिया में। तो ये वास्को डी गामा के आने से 50 सालों के अंदर अंदर ये सब हुआ। साउथ में पोर्तुगीज़ ने जो चेन ऑफ सी पोर्ट है उसे मतलब कि अपने अंडर में लेकर उसकी किलाबंदी कर दी थी, और मैंगलोर में, कन्नौर में, कोचीन में और कैलीकट में उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश कर लिए थे। उन्होंने मिलिट्री पोस्ट भी इस्टेब्लिश किए थे, जो आपके चेन्नई में सेंट थॉमे, जो कि ईस्ट कोस्ट में, उन्होंने अपने मिलिट्री पोस्ट इस्टेब्लिश किए थे। और अगर आंध्रा की बात करें तो नागापट्टनम में उन्होंने अपने मिलिट्री पोस्ट इस्टेब्लिश किए थे। जब 15th सेंचुरी का एंड हुआ तब उन्होंने वेस्ट बंगाल में जगह है हुगली, उसमें अपना सेटलमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से जमा लिया। वो हुगली में बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे। अब क्या हुआ था, पोर्तुगीज़ के जो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर मतलब इनवॉइस, यानी जिसे हम हिंदी भाषा में कहें तो दूत, तो उन्होंने अपने दूधों को मेजर किंगडम्स और गोवा में उन्होंने एक्सचेंज किया, यानी वहाँ पे उन्होंने भेजा। और गोवा और डेक्कन सुल्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि 1570 में हुई थी। और ये ट्रीटी जो है वो मतलब हर बार रिन्यूड होती थी, और जब तक होती थी जब तक किंगडम रहा था। फिर हुआ क्या कि जो बैटल्स मतलब की चलती थी उसमें भी पोर्तुगीज़ का अच्छा सा रोल रहा, सक्सेसिव रोल रहा। जैसे कि और उन्होंने पोर्तुगीज़ ने बैलेंस ऑफ पावर भी उन बैटलों में बनाई, बैलेंस बनाया। जैसे विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में जो बैटल हुई थी उसमें पोर्तुगीज़ ने भी अपना अच्छा रोल निभाया। डेक्कन और मुगल्स के बीच में जो बैटल हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। और मुगल्स और मराठा के बीच में जो बैटल हुई थी उधर भी उन्होंने अपना सक्सेसिव रोल निभाया। अब बात ये आती कि पोर्तुगीज़ ने इन जो बैटल्स हुई थी इनमें अपना इंटरफेरेंस क्यों किया, इसमें इन्होंने रोल क्यों निभाया। तो होता क्या था कि जो भी बैटल जिन दो पार्टियों के बीच में होती थी, दो एम्पायर के बीच में होती थी, तो उसमें एक डीलिंग होती थी। मतलब होता क्या था कि उसमें से एक मतलब कि कोई पोर्तुगीज़ से डील करता था कि हमें मतलब कि बैटल लड़नी है तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो पोर्तुगीज़ कहते थे ठीक है, हम आपसे आपकी मदद करने को तैयार है, और उसके बदले में हमें आपकी मतलब कि हम जो कैप्चर करना चाहेंगे आपके मतलब कि देश में, आपके शहर में, तो वो हमें मतलब कि दे दिया जाए। तो ये डील होती थी। तो कभी कभी वो लोग खुद आके पोर्तुगीज़ से मदद मांगते थे, तो कभी कभी पोर्तुगीज़ को पता चल जाता था तो वो अपने तरफ से डील लेते थे। तो इसलिए वो अपना यहाँ पे पोर्तुगीज़ फ़ायदा देख रहे थे। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट रहा है, तभी पोर्तुगीज़ इंडिया में जल्द से जल्द और अच्छे कम समय में अच्छे से उनका मतलब कि सब जगह इस्टेब्लिशमेंट हो गया। पोर्तुगीज़ जो थे वो पहले ऐसे यूरोपियन थे जो हमारे इंडिया में पहले यूरोपियन थे जो हमारे इंडिया में आए। फर्स्ट यूरोपियन थे जो हमारे इंडिया में आए, और लास्ट यूरोपियन थे जो हमारे इंडिया से गए।
यानी पहले भी ये थे और लास्ट भी यही थे जो हमारे इंडिया में आए थे और आखिरी बार भी इंडिया से गए थे। 1951 में क्या हुआ था, 1951 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने गोवा, दमन और दीव ये रिकैप्चर कर लिया था। रिकैप्चर मतलब पोर्तुगीज़ के अंडर में था ये, और पोर्तुगीज़ से ये अपना वापस ले लिया था। तो उससे पहले मतलब ये ले लिया था और तभी पोर्तुगीज़ का यहाँ पे इनका कैप्चरेशन कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पोर्तुगीज़ लूज फेवर विद द मुगल्स। हुआ क्या था, 1508 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस अपने शिप से आए थे, सूरत आए थे, और उनके पास एक लेटर था, ठीक है। वो लेटर भेजा था इंग्लैंड के एक किंग थे जेम्स वन ने, और कहाँ भेजा था, मुग़ल कोर्ट में भेजा था। जहांगीर वहाँ के हेड थे, और जहांगीर ने जब पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ मतलब कि भारत में अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। तो जब ये बात हुआ क्या, तो पोर्तुगीज़ वहाँ पे उस समय ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे थे। तो जब ये बात पोर्तुगीज़ को पता चली तो पोर्तुगीज़ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मुग़ल कोर्ट को हॉकिंस से बचाने की। मतलब पोर्तुगीज़ चाहते थे कि हॉकिंस ना करे व्यापार, क्योंकि अहम है वो, मतलब पोर्तुगीज़ कोई कंपटीशन चाहते ही नहीं थे। तो पोर्तुगीज़ उन्हें मुग़ल कोर्ट को अपनी तरफ करके और हॉकिंस को हटाना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सक्सीडेड नहीं हुए और जहांगीर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मतलब कि हाँ कर दी। फिर 1509 में हुआ क्या था, हॉकिंस जहांगीर के लिए गिफ्ट लाए, तो जहांगीर ने एक्सेप्ट कर लिया, और जो जहांगीर ने एक फेवरेबल रिसेप्शन रखा था हॉकिंस के लिए, एक अच्छा रिसेप्शन रखा था। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रिटिश यानी हॉकिंस, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटिश ही है, तो ब्रिटिश और मुगल्स के बीच में अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोजनेस बढ़ती हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि हॉकिंस जो हैं तुर्की लैंग्वेज भी जानते थे, और तुर्की लैंग्वेज मुगल्स की भी लैंग्वेज थी। यानी जहांगीर को, और ये कहते हैं ना, यहाँ जहांगीर और इस चीज़ से इम्प्रेस्ड हो गए थे कि इंग्लैंड के होने के बावजूद भी वो हमारी लैंग्वेज जानते, तो एक उन्हें अपनापन सा लगा। अब जो कन्वर्सेशन होने लगी एम्पायर से यानी जहांगीर से, अब वो तुर्की लैंग्वेज में होने लगी। अब किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं थी, तो इससे खुश होकर जहांगीर ने उन्हें मनसबदार अपॉइंट कर लिया, एज अ मनसबदार, और 30,000 की सैलरी पे उन्हें अपॉइंट कर लिया। हालांकि ये सैलरी उन्हें कभी मिली नहीं, इसलिए नहीं मिली क्योंकि आगे जाके हम ये देखते हैं कि हॉकिंस ज़्यादा दिनों तक इंडिया में नहीं रह पाते। हॉकिंस ने जो मुबारक शाह की डॉटर है उनसे शादी भी कर ली थी। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब इंग्लिश यानी जैसे कि बताया मैंने जब ब्रिटिश को आते हुए पोर्तुगीज़ देखते हैं, अब यहाँ पे पोर्तुगीज़ बहुत ही इनसिक्योर हो जाते। तो अब क्या करते हैं, अब पोर्तुगीज़ जो है वो मुग़ल से अब नेगोशिएशन करने लगते हैं। नेगोशिएशन मतलब उनसे थोड़ा दोस्ती बढ़ाना, उनसे रिश्ते अपने अच्छे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पोर्तुगीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मुग़ल एम्पायर है वो ब्रिटिश एम्पायर से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, और अब वो जो है वो ये सोचने लगते हैं, मुग़ल एम्पायर ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो उन्हें अलाउड करेंगे व्यापार करने के लिए ब्रिटिश को। तो पोर्तुगीज़ जो है अब इंग्लिश को हटाना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश शिप्स जो है उनको सूरत पहुंचने में, क्योंकि सूरत में ही मुग़ल कोर्ट था, तो अब जो नई शिप्स ना आ पाए तो सूरत पहुंचने में उनको स्टॉप कर देते थे।
उनके मतलब कि जहाज़ों को, जो भी उनके पोर्ट्स होते थे, जो उनके मतलब कि जहाँ शिप्स होते थे उनको डुबा देते थे, उनकी शिप में जो सामान है वो फेंक देते थे, आग लगा देते, मतलब ये सब अब उनकी पोर्तुगीज़ की हरकतें शुरू हो गई थी इंग्लिश को रोकने के लिए। अब इससे क्या होता है, एक बैटल शुरू हो जाती है, एक युद्ध शुरू हो जाता है। 1611 में हम देखते हैं कि मुग़ल 1611 में क्या होता है कि हॉकिंस से अभी मतलब एक ट्रायंगल बैटल शुरू हो जाती है, किनके बीच में, मुगल्स के बीच में, इंग्लिश के बीच में यानी इंग्लैंड के बीच में और पोर्तुगीज़ के बीच में। अब ये मतलब कि 3 लोगों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें अब क्या होता है 1611 में हॉकिंस जो है वो मुग़ल कोर्ट को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो अब पोर्तुगीज़ को लगता है कि अब जो होड़-सोल हम ही रह गए, हमने तो इंग्लिश को मतलब हरा दिया। अब पोर्तुगीज़ का जो है मुग़ल पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। नवंबर 1612 में क्या होता है कि इंग्लिश शिप दोबारा आता है, यानी इंग्लिश अब दोबारा आता है और वो सक्सेसफुली मतलब पोर्तुगीज़ से लड़ाई करके अब वो यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, इंग्लिश सक्सेस हो जाता है। अब यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि जहांगीर के पास कोई नेवी नहीं थी। याद रखिए, जहांगीर के पास तो कोई वैसी भी नेवी नहीं थी। तो अब इंग्लिश पोर्तुगीज़ से लड़ता है और यहाँ पे इंग्लिश जीत जाता है, जिससे जहांगीर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इंग्लिश से। अब पोर्तुगीज़ क्या करते हैं, अब पोर्तुगीज़ जो है पैरेसी करने लगते हैं, मुग़ल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, अब रुकावट डालने लगते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे पोर्तुगीज़ का एक नया रूप निकल के आता है। अब वो मतलब डाकुओं की तरह बिहेव करने लगते, किडनैपिंग्स और आपके जो भी मतलब कि बैटल किडनैपिंग्स के सब करने लगते, रॉबरी ये सब करने लगते। 1613 में क्या होता है, पोर्तुगीज़ जो है 1613 में पोर्तुगीज़ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते, वो ये कर बैठते कि अब वो है ना मुग़ल शिप को कैप्चर कर लेते। ये उनकी गलती होती है, वो मुग़ल शिप को कैप्चर कर लेते और उसमें जितने भी आपके मुस्लिम्स को कैप्चर कर लेते और उसमें जितने भी कार्गोस वगैरह है वो सब उन सबको कैप्चर कर लेते, उन सबको बर्बाद कर देते। अब जहांगीर को गुस्सा आया था। अब जहांगीर मुबारक खां को ऑर्डर देता है कि सूरत का चार्ज तुम अपने अंडर लो और कंपेंसेशन लेना शुरू कर दो। फिर क्या होता है, शाहजहाँ के राज्य में क्या होता है, जो एडवांटेज जो मतलब कि फ़ायदा जो एडवांटेज पोर्तुगीज़ इंजॉय कर रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे, मतलब कि अब वो मुग़ल कोर्ट से उन्होंने मुग़ल कोर्ट अब खो दिया है। मुग़ल कोर्ट से शाहजहाँ बर्खास्त कर देते, हटा देते हमेशा के लिए। एंड जो है पोर्तुगीज़ का सपना था कि मुग़ल जो रॉयल फैमिली है उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, वो अब सपना ही रह जाता है। पोर्तुगीज़ इंडिया जो आए थे तो केवल व्यापार करने नहीं आए थे, वो चाहते थे कि पूरी इंडिया कंट्री को हम क्रिश्चियन कंट्री बना दें। अब वो इस चीज़ के बाद अब वो मतलब कि उनका सपना ही रह गया, अब नहीं कर सकते। अब क्या होता है, कैप्चर ऑफ हुगली। अब यहाँ पे जो है पोर्तुगीज़ हुगली को कैप्चर करते हैं। तो होता क्या है कि जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चर है अब वो पोर्तुगीज़ मोनोपोलाइज कर देते। मोनोपोलाइज का मतलब अब यहाँ पे सिर्फ पोर्तुगीज़ अकेले सिंगल सेलर रह गए। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, 1 सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे 1 सेलर हो, बहुत सारे बायर्स हो। तो यहाँ पे जो हुगली में जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग में यानी सॉल्ट के में मोनोपोलाइज हो जाता है, सॉल्ट को मोनोपोलाइज कर देते। और एंड बिल्ड अ कस्टम हाउस, और एक कस्टम हाउस भी बिल्ड करती हैं। और टोबैको में स्ट्रिक्टली टैक्सेस भी लगाना शुरू कर देते, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड हो जाता है, या ये पोर्तुगीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड हो जाता है। और ये सब होता है 17वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में। अब पोर्तुगीज़ जो है अब वो केवल ट्रेडर्स नहीं रह गए, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब वो उनको माना जाता है क्रूअल स्लेव्स ट्रेड।
क्रूअल स्लेव्स का मतलब ये होता है, अब वो क्या होने लगे, अब वो हिंदू और मुस्लिम के बच्चों को किडनैप करके, सीज करके यानी कैप्चर करके अब उनको क्रिश्चियन बनाने लग गए। अब पोर्तुगीज़ ये सब करने लग गए। और उन्होंने मुमताज़ महल की जो स्लेव गर्ल्स है यानी जो दासियों की लड़कियां थी मुमताज़ महल की, उनको भी अब उन्होंने सीज कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। 24 जून 1532 में क्या होता है, अब हुगली को वो सीज कर लेते हैं, दोबारा सीज करते हैं 3 महीनों, और उनका जो कैप्चर है वो 3 महीनों में ख़त्म हो जाता है। हाँ, 3 महीनों के लिए उनका सीज़न मतलब कि सीज रहता है हुगली, उसके बाद उनका एंड हो जाता है। फिर ये सब शाहजहाँ देखते हैं, क्योंकि अब इस समय क्या जो शाहजहाँ का राज्य चल रहा है। शाहजहाँ कासिम खान जो कि बंगाल के गवर्नर है, उनको ऑर्डर करते हैं कि अब पोर्तुगीज़ ये सब हल्ला बहुत मचा रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अब तुम उनके खिलाफ़ एक्शन लो। और फिर क्या होता है, जो हुगली जो सीज़ है अब पोर्तुगीज़ से ले लिया जाता है। कासिम खान पोर्तुगीज़ से हुगली ले लेता है और यहाँ से हुगली भी पोर्तुगीज़ के हाथों चला जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती डिक्लाइन की। गोवा चला गया, दमन चला गया, दीव चला गया और आपका हुगली भी चला गया। अब पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन होगा फ्रॉम द इंडिया। तो डिक्लाइजेशन हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं और आपको मतलब कि लगता है कि हाँ वीडियो अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से या इससे प्रीवियस वाली वीडियो से कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। कोई भी टर्म में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।